वेलकम अगेन। कल हमने हमारी जो सेकंड यूनिट है उसमें पैथोलॉजी स्टार्ट किया था हमने। और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी, व्यवहारिकी का परिचय एवं इतिहास, इस पर हमने कुछ चर्चा की थी। और लास्ट में जो बता रहा था मैं आपको यहाँ पर ये कि एलिफेंट सील जो है उसमें मेल और फीमेल जो है जब वो पॉपुलेशन होता है उनमें, तब मादा जो है वो उसको अपोज करती है ताकि एक टाइम मिले जिसमें कि नर जो है वो प्रूव कर सके अपने आप को। इस बीच में दूसरे जो नर हैं वो उससे युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, और जो सबसे डोमिनेंट होता है वही सक्सीड इसमें करता है। इसलिए है जैसे मैं बता रहा था आपको कल कि फीमेल ये इंश्योर करती है कि जो मेल है वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके उसका पालन पोषण जो है वो अच्छी तरह से कर सके, ऐसे नर का चयन वो करना चाहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आगे कि नर प्राणियों में जो टेरिटरी मार्किंग होती है जिसको हम सीमांकन करना कह रहे हैं, इसके अलावा अंडों की रक्षा करना भी इसी प्रकार की अन्य क्रियाएं। पक्षियों में विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाली जाती है, या जो उनमें फेरामोन ग्लैंड्स होती हैं, गंध ग्रंथियां जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पर, वहां से फेरामोन का सिक्रेशन जो है वो किया जाता है। और एक जो मैंने आपको सील का जो एग्जांपल दिया था कि वो लैंगिक चयन की क्रियाएं हैं। तो ये सब लैंगिक चयन का एक भाग है, इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल से वहां पर पढ़ेंगे। एक और फिनोमेना जो है जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वो है पेरेंटल केयर या पैतृक व्यवहार। पैतृक व्यवहार क्या होता है कि पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों की रक्षा की जाती है, उनको फीड किया जाता है, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज आती है इस प्रोसेस में उनको हम पेरेंटल बिहेवियर या पैतृक व्यवहार कहते हैं। जैसे पक्षियों की अगर हम बात करें तो अंडों की रक्षा करना, फिर अंडों का इंक्यूबेशन करना, जो न्यूली हैच्ड एनिमल्स हैं, किशोर प्राणी हैं, उनका रक्षण करना, उन्हें भोजन उपलब्ध कराना, और जो भविष्य के लिए उनको ट्रेन करने का काम जो है वो इस व्यवहार के अंदर आता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही हायर लेवल का बिहेवियर है, इसलिए इसको हम यहाँ पर हमने बताया इसको कि ये उत्कृष्ट व्यवहार की क्रियाएं होती हैं। लिन 1966 और 68 इन्होंने ये बताया कि जो डोमेस्टिक मुर्गे हैं जैसे ब्राउन लेगॉर्न है, उनमें ये और मोर में, इनमें अगर आप देखेंगे तो जो अनुरंजन यानी जिसको हम कोर्टशिप कह रहे हैं, इसके दौरान मुर्गा जो है वो अपने पंखों को विशेष प्रकार से सजा करके और नृत्य करके और मादा को ले जाता है। इसी में आपने मोर के द्वारा किए जाने वाले नृत्य के बारे में आपने सबने पढ़ा हुआ है। एक्चुअली मोर जो है वो इस समय पर जो फीमेल होती हैं उन फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का डांस जो है वो करता है। और फीमेल जो है वो फिर जिस मेल का जो डिस्प्ले है वो उनको अच्छा लगता है, उसी के साथ में वो उस पीरियड के लिए जोड़ा जो है वो बनाती है। तो ये सब जो क्रियाएं हैं इनको अगर हम देखें तो इन सभी क्रियाओं का जो संचालन है और कोऑर्डिनेशन है, ये इसमें दो हमारे जो सिस्टम हैं वो मुख्य रूप से रोल प्ले करते हैं। एक हो गया आपका नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, और दूसरा हो जाएगा आपका अंतःस्रावी तंत्र। इन दोनों ही तंत्रों की जो इंटरेक्शन है, जटिल क्रियाएं हैं, इनका परिणाम जो है वो आपका कोर्टशिप और पेरेंटल केयर और ज्यादातर जो बिहेवियर है वो इनका परिणाम यहाँ पर है। जैसे हम यहाँ पर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अगर बात करें यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में, तो एक हो जाता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको पुटक उद्दीपक हार्मोन या संपुटिक
उद्दीपक हार्मोन भी कहा जाता है। इनका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो प्राणी के व्यवहार पर होता है। तो ये जो हार्मोन है ये 3 प्रकार से प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पहली चीज, इफेक्टर ऑर्गन्स को ये संचालित करने का काम करते हैं। किस प्रकार से? जैसे कोर्टशिप की अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक कबूतर का उदाहरण दिया था कि किस तरह से वो अपने गर्दन को फुला करके और एक अलग प्रकार की आवाज निकालता है, और जो ब्लू स्टील कलर होता है गर्दन के आगे उसका डिस्प्ले वो करता है और इस प्रकार से गोल गोल घूमता है। इसमें जो इफेक्टर ऑर्गन्स जो हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से क्रियाएं जो हैं वो करते हैं। दूसरी चीज कि आपका जो पेरिफेरल सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको ये अधिक सक्रिय बना देता है, और आपके ब्रेन को भी ये इन संवेदनाओं के लिए बहुत अधिक सुग्राही जो है वो बना देता है। जैसे हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि ज्यादातर जो मेल हैं वो जनन काल में अपने क्षेत्र का रक्षण करने लगते हैं और उसमें वो फिरामोन से मार्किंग करते हैं। मैंने आपको डॉग का, स्ट्रीट डॉग का जो उदाहरण है, फेरल डॉग जिसे हम कहते हैं, उसका उदाहरण आपको दिया था। और ये इनडायरेक्टली ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है कि वो केवल रिप्रोडक्टिव पीरियड में ही अपने क्षेत्र के रक्षण का काम जो है वो करता है, और उसमें वो उनके किसी पोटेंशियल कंपटीटर यानी ऐसा प्राणी जो कि भविष्य में उनके लिए चैलेंज बन सकता है उसको वो वहां से रोकने का काम करते हैं। तो इस वजह से इनका जो ब्रेन है वो इस समय पर बहुत एक्टिव जो है वो हो जाता है इन क्रियाओं से। तो फर्स्ट टाइप का जो एग्जांपल है जिसमें हमने कहा था कि इफेक्टर ऑर्गन को संचालित करते हैं, इसमें एक एग्जांपल हम यहाँ पर और विशिष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिनोपस लेविस जो है उसमें देखा जा सकता है जहां पर जनन काल में पॉपुलेशन के लिए फीमेल को होल्ड करने के लिए उनके जो अग्रपाद हैं वहां पर विशेष प्रकार की गतियां जो है वो बन जाती है, जिससे कि वो उसको होल्ड करके और रख सके। इसके साथ ही नर की जो त्वचा है उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे बन जाते हैं, जो कि जो पेल्विक रीजन है इसका उसको फिसलने से रोकने का काम ये करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये देखा गया है कि इस समय पर इनके ब्लड में वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब रिप्रोडक्टिव पीरियड खत्म हो जाता है तब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन रुक जाता है, और उसके बाद ये पेड़ जो है और ये जो पेड़ है पाए जाते हैं ये पेड़ भी जो है वो खत्म हो जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो एग्जाम्पल है जिसमें हमने कहा था कि वो संवेदांगों को सक्रिय बनाने का काम हार्मोन के द्वारा किया जाता है, इसमें आप पिजन और डव्स में क्रॉप मिल्क का सिक्रीशन आप इसके अंदर देख सकते हैं। क्रॉप मिल्क क्या होता है कि इनिशियल फेज में जब बच्चा छोटा होता है उस समय पर वो भोजन नहीं ले पाता है। जैसे हमने यहाँ पर ये दिया है कि जैसे कबूतर का उदाहरण दिया कि ये जो कबूतर का जो बच्चा है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि साधारणतः पक्षी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, निडिकोलस और निडिफ्यूगस। ये निडिकोलस टाइप का है जिसमें कि बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, बाद में इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम। तो इनिशियल स्टेज में जबकि ये भोजन नहीं ले पाता है तब इसकी जो क्रॉप होती है यहाँ पर, ये देखिए क्रॉप में एक विशिष्ट प्रकार का मिल्की सिक्रीशन जो है वो करता है, और ये क्रिया जो है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन के द्वारा इंड्यूस की जाती है, प्रेरित की जाती है। डेनियल लेरमैन ने ये बताया था कि क्रॉप की को दुग्ध के श्रावण करने के लिए आपको जो परिधीय संवेदनाएं आवश्यक है। यदि क्रॉप पर एक लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया जाए तो जो पेरेंटल फीडिंग की क्रिया जो है वो रुक जाती है। प्रोलेक्टिन इस क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रॉप का भी संवेदी होना जो है वो आवश्यक होता है। तो ये चिक जो है जब यहाँ टच करता है तब इसकी जो संवेदनाएं हैं वो इस क्रॉप को इंड्यूस करती है, जिससे कि वो क्रॉप मिल्क का सिक्रीशन जो है वो करता है। तो एलएच जो है वो इसको बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके सिक्रीशन के लिए यहाँ पर जो इसको संवेदना मिल गई है वो भी इसके लिए जरूरी होती है।
और थर्ड जो हमने कहा था कि ब्रेन के ऊपर जो प्रभाव होता है, तो हैरिस और उसके साथियों ने इसके ऊपर प्रयोग किए थे और उन्होंने बिल्ली के ऊपर काफी प्रयोग किए और इन्होंने ये देखा कि ब्रेन के अंदर अगर एस्ट्रोजन को हम इंजेक्ट करें तो उसमें लैंगिक आचरण जो है वो विकसित हो जाता है, जबकि वो उनका ब्रीडिंग सीजन नहीं हो वो तब भी वो इस प्रकार के व्यवहार जो है वो करते हैं। इसको भी हम बाद में, एक टॉपिक है आपका, वहाँ पर पूरा एक चैप्टर है आपके, इसके बारे में हम वहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। इसी तरह से थिएसिन और यार ने जो मंगोलियन जर्बिल है उस पर ये निष्कर्ष निकाला कि मेल जो होता है उसमें जो वेंट्रल सरफेस है बॉडी की, उसमें एक ग्लैंड उपस्थित होती है जहां से एक ऑयली सिक्रीशन जो है वो होता है, जो कि टेरिटरी मार्किंग का काम करता है। दूसरी चीज, आपने अगर देखा हो कि ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का जरूरी नहीं कि हम जो पढ़ लिख रहे हैं उन लोगों को ही ध्यान हो, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज में भी ऐसे सिद्धांतों का उपयोग जो है वो किया जाता है। जैसे आपने, अगर आपके पास में जो भी गांव से बिलोंग करते हैं या जिनके खेती वगैरह का काम हो रहा है, वो उन्होंने देखा होगा कि मेल जो होते हैं, बेल जिनको हम कह रहे हैं, बेल जो है उसका कैस्ट्रेशन किया जाता है। उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं उनको दबा करके और नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं कर सकते। जब वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन उनमें नहीं होता तो उनमें एग्रेशन जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसे जो कैस्ट्रेटेड जो होते हैं उनको जनक नाशित जंतु कहा जाता है। इन नरों में अगर टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियली दिया जाए तब ये वापस जो है वो जनन की क्रिया कर सकते हैं। व्यावहारिक विज्ञों की या इथोलॉजिस्ट की मान्यता है कि हार्मोन केवल कोर्टशिप और पॉपुलेशन को ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि मस्तिष्क के ऊपर भी प्रभाव डाल करके जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, अन्य संबंधित क्रियाएं हैं इस व्यवहार से, उनका संचालन करने का कार्य ये करते हैं। इसी क्रम में ब्लूम और पिडलर ने नर मछली कैनिलाब्रस ऑसिलेटस के ऊपर प्रयोग किए और इसमें उन्होंने ये कहा कि एक नर मछली को मादाओं से अलग रख करके और अगर इसमें प्रोलैक्टिन का इंजेक्शन दिया जाता है तो भी ये फैनिंग, या जिसको हम पंखा जलना कह रहे हैं हिंदी में यहाँ पर, की क्रिया करने लगती है। और फैनिंग क्या है? एक प्रकार का पैतृक व्यवहार है। मछलियों में जैसा आप जानते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको मेल के द्वारा उनके ऊपर वाटर करंट जनरेट किया जाता है। वो अपने पंखों से एक वाटर करंट बनाता है जिससे कि पानी जो है वो उन अंडों के ऊपर होकर के और लगातार बहता रहे, जिससे कि उनको ऑक्सीजन लगातार मिलती रहे। इसी तरह से ये देखा गया है कि फीमेल पिजन को उनका पेयरिंग हो गया है और उसके बाद में अगर उसको मेल से अलग रख दिया जाता है तो वो अंडे नहीं देती है, लेकिन मेल के संपर्क में रहने पर यह क्रिया लगातार जारी रहती है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेल की उपस्थिति से फीमेल में पीयूष ग्रंथि के द्वारा आवश्यक हार्मोन जो है वो स्रावित होने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि अगर हम उनको सेपरेट करके रखे हुए हैं लेकिन फीमेल जो है वो मेल को देख सकती है तो भी उसमें अंडे देने की क्रिया होने लगती है, यानी कि उसको देखने से भी उसमें उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इंड्यूस होगी और अंडे देने की क्रिया जो है वो उसमें हो जाएगी। इन दो सिस्टम के अलावा प्राणियों में एक और सिस्टम जो होता है जो कि व्यवहार की दृष्टि से उपयोगी है, जिसको हम प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं, इम्यून सिस्टम। आपके लास्ट ईयर एक पेपर था पूरा इम्यूनोलॉजी का, वहां पर आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें कुछ विशिष्ट प्रकृति के पदार्थ जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं, जैसे साइटोकाइनिन हो गया, इंटरफेरोन हो गया, इंटरल्यूकिन हो गया। इनके द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, जिसमें रोगाणुओं के प्रति प्राणी जो है वो क्रिया करता है और होमियोस्टेसिस की अवस्था को बनाए रखता है। तो इस तरह से तीन सिस्टम जो हैं
उनके बीच में सामंजस्य रहता है। कौन कौन से सिस्टम हो गया आपका? एक तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र और तीसरा प्रतिरक्षी तंत्र। अकेले इनमें से कोई भी एक तंत्र पूरी तरह से सही कार्य नहीं कर सकता है, और इन तीनों तंत्र को मिला करके हम न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं। तीनों ही तंत्रों का प्राणियों के व्यवहार पर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हम देख सकते हैं, और इस नए परिप्रेक्ष्य में व्यवहार के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की कई नवीन शाखाएं हमारे पास में बनी हैं, जिन्हें स्मिथीज और एडर ने नाम दिया है साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो स्मिथीज ने कहा है इसको, इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, ये टर्म जो है वो स्मिथीज के द्वारा दी गई, और एडर ने इसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी नाम जो है वो दिया है। ग्रीक जो दार्शनिक हैं, अरस्तु, महान वैज्ञानिक भी हैं ये, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमिलियम, इसके बारे में भी आप जानते हैं। इन्होंने व्यवहार से संबंधित कुछ अवधारणाएं भी इस पुस्तक के अंदर दी थी, जिसमें से एक है आपका अंतर्दृष्टि, या जिसको हम इंसाइट कहते हैं। ये लर्निंग की एक विधा है, जिसके बारे में हम लर्निंग में बात करेंगे। पारिवारिक प्रेम और व्यवहार पर इस बुक में इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया था। 18th सेंचुरी में जो प्रकृतिविद नेचुरलिस्ट हैं, गिलबर्ट व्हाइट, चार्ल्स लीरॉय, इन्होंने भी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया। डार्विन को व्यवहारिकी के ज्ञान का पिता माना जाता है, और डार्विन ने इथोलॉजी के विकास में 3 प्रकार से योगदान दिया। उन्होंने जो अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो दिया था, उसमें इवोल्यूशन की रूपरेखा बताई थी, जिससे कि हम विकास किस प्रकार से होता है बिहेवियर का, इसके बारे में जान सकते हैं। दूसरा, इंस्टिंक्ट पर अपने विचार दिए थे, नैसर्गिक वृत्ति के ऊपर। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होते हैं जिनको कि सीखा नहीं जाता है, और मैंने आपको कोयल के बच्चों का उदाहरण दिया था कि वो किस तरह से कौवे के घोंसले में से कौवे के अंडों को वो बाहर गिरा देते हैं। कल आपको मैंने ये बताया था। और इस विचार से उन्होंने क्लासिकल इथोलॉजी की नींव रखी थी। और तीसरा, उद्विकासीय सततता पर अपने विचार प्रकट किए थे कि विकास जो है वो एक सतत रूप से होने वाली क्रिया है। तो बिहेवियर में भी हम देख सकते हैं कि व्यवहार जो है वो लगातार एक विकास उनमें होता रहता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी डार्विन ने, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। इसमें उन्होंने मानव में जो संवेदनाएं हैं, इंट्यूशंस हैं, इमोशन है, अटेंशन और इमिटेशन, मेमोरी और रीजनिंग, ये वो क्रियाएं हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये केवल मनुष्य में ही पाई जाती है, ऐसा मनुष्य दावा करता है। लेकिन डार्विन ने अपनी इस पुस्तक में बताया कि ये लोअर एनिमल्स के अंदर भी होती हैं, और वो ज्यादा प्योर टाइप की होती है ह्यूमन बीइंग से। इन्होंने अपनी एक और बुक लिखी थी, द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड अदर एनिमल्स, जिसमें इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे डर के समय मनुष्य में रोम का खड़े हो जाना या दांतों का किटकिटाना। ये व्यवहार किसी विशिष्ट क्रिया को समझाने में असफल रहा है, किंतु इस तथ्य को प्रकट करता है कि पूर्वजों में इस प्रकार का व्यवहार जो है वो पाया जाता है। डार्विन के एक सहयोगी हैं जॉर्ज रोमेंस, या ये कहना ज्यादा उचित होगा कि डार्विन के एक सहयोगी थे जॉर्ज रोमेंस। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस 1882 में। उन्होंने अलग अलग प्राणियों के मनोविज्ञान का तुलनात्मक विवरण इसके अंदर दिया है। इसी तरह से कॉनवे लॉयड मॉर्गन ने भी प्राणियों की तुलनात्मक मनोविज्ञान की प्रणालियों का अध्ययन किया, और व्यवहारिकी के विकास में कॉनार्ड लॉरेंज और ऑस्कर हिंड्रोथ ने भी प्राणियों के व्यवहार पर अनेक अध्ययन किए थे। तो बिहेवियर या इथोलॉजी जिसे हम कह रहे हैं, इसको मान्यता 19वीं शताब्दी के अंत में ही मिल पाई। इसमें हिंड्रोथ ने डक्स और गीज पर बहुत सारे प्रयोग किए, और कॉनार्ड लॉरेंज की जो हम बात कर रहे हैं, इनके अध्ययनों ने इथोलॉजी को वैज्ञानिक स्वरूप दिया, और इनके इन अध्ययनों के कारण से इनको हम
मॉडर्न इथोलॉजी का जनक इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। 1 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर पिछले कई बार पूछा गया पिछले सालों में कि फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कोनार्ड लोरेंज। इसी तरह से वेस, WR हेस, डी रोजर, इन्होंने मस्तिष्क की कार्य की न्यूरोफिजियोलॉजी का व्यवहार पर क्या प्रभाव होता है और इसकी तथ्यों की विवेचना प्रस्तुत की थी। जंतु व्यवहार का अध्ययन 2 प्रकार से किया जाता है, एक मनोवैज्ञानिक आधार और दूसरा प्रकृति विज्ञ या नेचुरलिस्ट के द्वारा। जो फिजियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, यानी 2 विधियां हो गई हमारे पास में, फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और एक तीसरा और ले हम इसको नेचुरलिस्ट। एबिगॉस को हम मानव व्यवहार के अध्ययन का स्तंभ मान सकते हैं, जिनके सिद्धांतों को वाटसन ने बाद में विस्तार पूर्वक समझाया और यहीं से ये जो पद्धति है ये बिहेवियरिज्म कहलाई, व्यवहारिकी कहलाई। इसमें बाद में पावलोव और बैक्ट्रीव ने फिजियोलॉजी का प्रभाव व्यवहार पर क्या होता है इसके ऊपर प्रयोग किए। पावलोव का एक क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एग्जांपल है उसके बारे में हम लर्निंग का जो चैप्टर है आपका वहां डिटेल में पढ़ेंगे कि कुत्ते में लार का सिक्रीशन होना किस प्रकार से होता है, इसके बारे में उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा इसको क्लासिकल कंडीशनिंग की कंसेप्ट जो है वो दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जंतु विज्ञान या इसको हम कहें कि व्यवहार के अध्ययन को 2 थॉट्स या 2 स्कूल में बंट गया। फर्स्ट जो स्कूल है उसमें यूरोपियंस लिए जाते हैं जो कि स्वयं को इथोलॉजिस्ट या जीव पारिस्थितिकी कहते हैं, और दूसरा अमेरिकन्स थे जिनको कि साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब इनमें अंतर क्या है इसको अगर हम देखें तो इथोलॉजी को मानने वाले इथोलॉजिस्ट हो गए और साइकोलॉजी को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हो गए। इनमें अंतर क्या है कि इथोलॉजिस्ट जो है वो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन उनके प्राकृतिक आवास में करते हैं। इसमें प्राणी जो है वो अपने प्राकृतिक आवास में फ्री रहता है। दूसरा जो मनोवैज्ञानिक हैं कहलाए, इन्होंने अपना अधिकांश काम जो है वो प्रयोगशालाओं में किया और इसमें एनिमल को केज में रखा जाता है। जो इथोलॉजिस्ट हैं वो कम से कम उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे देखने के लिए बाइनोकुलर हो गया आपके पास में, कैमरा हो गया, या टाइम नोट करने के लिए घड़ी, ये इनके मुख्य उपकरण होते हैं। जबकि इथोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सभी प्रकार का अध्ययन उपकरणों की द्वारा ही करते हैं, जैसे आपका जंपिंग बॉक्स हो गया, मेज हो गया, एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट जंतुओं के साथ में प्रयोगशाला में किए जाते हैं और उनके व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इथोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रोटोजोआ से लेकर के प्राइमेट तक यानी सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका अध्ययन कुछ प्राइमेट्स तक ही सीमित रहा, जैसे चूहा, बिल्ली, कबूतर और चिंपैंजी इत्यादि। इथोलॉजिस्ट में आंखों से दिखाई देने वाले केवल प्रत्यक्ष व्यवहार की ही व्याख्या की गई, जबकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्रत्यक्ष व्यवहार के अलावा इमोशंस, सेंटिमेंट्स, यानी ऐसे व्यवहार जो नजर नहीं आते हैं, जिनका प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं होता है, उनकी भी व्याख्या इसके अंदर की जाती है। इथोलॉजिस्ट जो हैं वो विभिन्न प्रकार के वातावरणीय परिवर्तनों से उद्दित होने वाले व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मेमोरी और लर्निंग संबंधित तथ्यों का ही प्रमुखता से विस्तार पूर्वक विवेचना की जाती है। देन लास्ट इथोलॉजिस्ट जो हैं वो व्यवहार को पारिस्थितिकी और संपूर्ण वातावरण के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जबकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो व्यवहार को न्यूरोफिजियोलॉजी के संदर्भ में क्या ज्ञान अर्जित किया गया है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो व्यवहारिकी का जो विकास हुआ है इसमें 3 महत्वपूर्ण विकास की अवधारणाएं जो हैं वो व्यवहार को समझने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है। फर्स्ट, डार्विन के द्वारा दिया गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो आप जानते हैं इसमें कि डार्विन और वालेस ने जो जंतु में होने वाली कंपटीशन है और योग्यतम की उत्तरजीविता है उसको केंद्र बिंदु मान करके इसका अध्ययन किया था,
और उन्होंने पाया कि जाति विशेष में समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप धीमी गति से एक नई जाति का विकास होता है, जिसमें कि बहुत अधिक समय जो है वो लगता है। दूसरा एक तुलनात्मक विधि है, जो कि डार्विन के ही साथी, मैंने बताया था आपको कि जॉर्ज जॉन रोमेंस ने तुलनात्मक स्वरूप अपनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। इन्होंने तुलनात्मक ज्ञान के द्वारा मानव व्यवहार के स्वरूप को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इनके अनुसार जंतुओं के स्वाभाविक और भावों को ध्यान में रखते हुए उद्विकास के क्रम में उनको व्यवस्थित किया कि वर्म, कीट, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें इन्होंने रखा। एक और साइंटिस्ट लिड मॉर्गन ने जंतु व्यवहार के अध्ययन के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड को उपयोग में लिया, और उससे इन्होंने आंकड़े एकत्रित करने की उपयोगिता पर बल दिया। जो आंकड़े हम एकत्रित करते हैं उनके एनालिसिस से जंतु के व्यवहार के संबंध में एक निश्चित धारणा जो है वो बनाई जा सकती है। तीसरी विधि है आनुवंशिक और वंशागतिवाद, जिसमें हम जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस को लेकर के और स्टडी करते हैं। इसमें इवोल्यूशन और जेनेटिक्स पर ये आधारित है। उद्विकास के फलस्वरूप समय के साथ साथ जंतुओं की जातियों में व्यवहारिक परिवर्तनों को हम नकार नहीं सकते हैं। फिशर और अन्य वैज्ञानिकों ने इसमें 1930 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान जो है वो अर्जित किया था। लेकिन अब प्राणी का व्यवहार का पारिस्थितिकी संदर्भ में अध्ययन किया जाने लगा है, और विज्ञान की इस शाखा को व्यावहारिक पारिस्थितिकी या बिहेवियरल इकोलॉजी कहा जाता है। डेविस, एलमन और किंग ने इस क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए, और अभी रिसेंट टाइम्स में एक और नई ब्रांच जो है वो बनी है, वो है सामाजिक जीव विज्ञान या सोशियोबायोलॉजी। इसके अंतर्गत जंतु व्यवहार के अध्ययन के लिए कई आयाम जो है वो दिए गए हैं, जहां इवोल्यूशन के जो तथ्य हैं उनमें प्राणियों के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा है। टेवर्स, शर्मन और वेरेन इस प्रारूप में जंतु व्यवहार का अध्ययन करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक हैं। लास्ट में हम आ जाते हैं कि प्राणी व्यवहार के अध्ययन में कठिनाइयां क्या क्या होती हैं। तो पहली चीज कि जब हम प्राकृतिक आवास में कार्य करते हैं तो जंतु जो है वो विभिन्न आवासों में रहता है, जिसमें से कुछ आवास हमारे लिए सहज सुलभ होते हैं और कुछ आवास हमारे लिए इनएक्सेसिबल होते हैं। जैसे अगर आप शेर के व्यवहार का अध्ययन करना चाहें या शार्क के व्यवहार का अध्ययन करना चाहें तो दोनों में ही बहुत अधिक अंतर जो है वो आ जाएगा। तो आपकी जो मेथोडोलॉजी है व्यवहार के अध्ययन की, जो क्रिया विधि है वो बदल जाएगी। दूसरी चीज कि प्राणी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देखें यहाँ पर कि वनस्पति के जो रंग हमें दिखाई देते हैं, क्या वो पक्षी और अन्य प्राणियों के लिए कैसे हैं, कैसे दिखते हैं उनको, क्या ये वो वैसे ही दिखते हैं जैसा हम देख रहे हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन है। तीसरी चीज कि बॉडी के अंदर जो न्यूरल एक्टिविटी हो रही है या उसके ब्लड में जो चेंज हो रहे हैं, इनको हम बाहर से ऑब्जर्वेशन करके और नहीं देख सकते हैं। किसी प्राणी का जो व्यवहार है या उसका एक विशिष्ट मुद्रा जो है उसका दूसरे प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अनुमान लगाना भी एक जटिल कार्य है। इन चीजों को हम हमारे एक्सपीरियंस से कोरिलेट करके और जान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको पहले बताया होगा कि यदि कोई आपके मोहल्ले में कोई नया कुत्ता आता है तो उसका व्यवहार जो है वो प्रारंभ में किस प्रकार का होता है, और जब वो उन कुत्तों के साथ जो कि रेजिडेंट है वहाँ के उनके साथ घुल मिल जाता है तब वो उनके जैसे ही व्यवहार जो है वो करने लग जाता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो रेजिडेंट डॉग्स हैं वहाँ के, वो उसको आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं। नए उपकरण, यंत्र और तकनीक जैसे टेलीमेट्री, इनका उपयोग किया जाना भी आवश्यक है। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड जो समाचार आते हैं उनको अगर आप ध्यान से रखें थोड़ा, तो भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिल सकती है कि इस आधुनिक समय में किस किस प्रकार से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक विधि है आपका बर्ड माइग्रेशन का अध्ययन। तो कल ही एक वेबसाइट है आपका ईबर्ड
.org, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। उसमें ये बताया गया है कि पिछले साल गुजरात में डॉक्टर सुरेश नाम के ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डेमोसिल क्रेन कुर्जा को वहां पर रिंग किया था। रिंगिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि कुछ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसमें उन्होंने एक जीपीएस चिप इसके ऊपर लगाई थी और उससे ये देखा कि ये आपका अजरबैजान क्षेत्र तक गई, वो इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है, और वहां से ये वापस लौट करके गुजरात में 10 अक्टूबर को वापस आई है। तो इन तकनीकों से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस रास्ते से होकर के गई है, क्योंकि उसके सिग्नल हमें सैटेलाइट से लगातार मिलते रहते हैं, जिनको हम मैप से कोरिलेट करते हैं और उसके पैसेज को जान सकते हैं। लास्ट कि इनमें सभी प्राणियों का अध्ययन जो है वो कठिन है। जैसे हमने कहा था कि इथोलॉजिस्ट जो है वो आपका प्रोटोजोआ से लेकर के प्राइमेट तक की स्टडी करता है, लेकिन इसमें कई कठिनाइयां जो है वो आती है। जैसे यहाँ पर देखें आप इसको, कि अगर आपको शार्क का अध्ययन करना है तो शार्क जो है वो फ्री रहेगी, और आपको बचना भी है उसके व्यवहार के लिए, तो हमें प्रोटेक्टिव गियर्स भी काम में लेने पड़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये, क्योंकि वो श्वास पानी के अंदर हम नहीं ले पाएंगे, तो हमारे को श्वास लेने के लिए भी यंत्र लगाने पड़ेंगे, सुरक्षा के यंत्र भी लगाने पड़ेंगे, खुद केज के अंदर ये रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।